उत्तरकाशी से खबर के साथ, जहां सहस्त्रताल ट्रैक रूट पर फंसे ट्रैकर्स का ये बड़ा मामला, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां मामले पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रैकर्स को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वायुसेना सेवा सुबह से ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। तो रेस्क्यू कर नटीन हेलीपैड में पहुंचाए गए हैं 6 ट्रैकर्स। सभी ट्रैकर्स कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो सभी 6 लोगों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। ये राहत की बात है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया। युद्ध स्तर पर देखिए किस तरीके से वायु सेवा सुबह से ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी रही और लगातार जुटी रही, और उसी का नतीजा ये रहा कि सभी ट्रैकर्स कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं और ठीक है सभी 6। ये राहत की बात है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सहस्त्रताल ट्रैक रूट पर फंसे ट्रैकर्स का ये पूरा मामला, जहां मामले पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी का बयान। ट्रैकर्स को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वायु सेवा सुबह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। रेस्क्यू कर नटीन हेलीपैड में पहुंचाए गए हैं 6 ट्रैकर्स। भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत साय लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। मल्ला सिल्ला होते हुए कुछ कल्याण से ऊपर सहस्त्रताल पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी टिहरी बॉर्डर पर है। वहाँ पे कुछ लोगों की मौसम खराब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग जो उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है। इसकी सूचना तत्काल मिलते ही जो है वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोगों हरकत में आए। और कल रात को ही जो है एक टीम वन विभाग की और एसडीआरएफ की और पुलिस की, जिसमें 10 लोग थे, उनको हमने रात में ही जो है लोकेशन पे भेज दिया गया था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। महावीर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सर्च ऑपरेशन चला, क्या अपडेट उससे जुड़ी? जी उन्नति, में बता दूं ये 70 साल वाला मामला है, जहाँ पे जो है 22 ट्रैकर जो है फंस गए थे। तो उसके बाद जो सुबह से रेस्क्यू जारी था। उसके बाद यहाँ पे 2 चेतक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से और एक प्राइवेट जेट के माध्यम से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। मगर वहाँ पे रेस्क्यू में अभी तक जो है 11 लोगों को तो सुरक्षित निकाला गया है। उसके बाद जो है 5 कैजुअलिटी और जो 5 और भी जो 4 बताए जा रहे थे, मगर अभी 5 कैजुअलिटी मिल चुकी है और 4 लोग अभी भी मिसिंग है। भले यहाँ पे थोड़ा मौसम खराब हो गया और बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो है हेली जो ये रेस्क्यू था उसको रोक दिया गया है। मगर जो जमीनी रेस्क्यू जो यहाँ से चले गए हैं, उनको जिलाधिकारी ने आदेश किया है कि आप तुरंत पहुंचिए। 2 दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से भेजा गया। जो ये क्षेत्र है जो टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में आता है, तो टिहरी क्षेत्र से भी रेस्क्यू जारी है और यहाँ से भी रेस्क्यू जारी है। तो दोनों अभी जो पैदल जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा लंबा सफर है, 35 किलोमीटर का सफर है वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मगर जो अभी तक वहां से मिले मात्र 11 लोगों को जो है पूरी तरह रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 8 लोगों को देहरादून भेजा गया है और अभी कुछ लोग वहीं नटीन में है, जो उनके चेकअप चल रहा है। वहाँ पे मेडिकल टीम पूछी हुई है। मगर उनमें से जो 5 अभी तक जो आंकड़ा निकला है, उसमें जो 5 लोग बताए जा रहे हैं जो डेड बॉडियां हैं, वो 5 मिली है और 4 अभी भी मिसिंग है। 4 का भी कोई पता नहीं लग पा रहा है। जब ये जमीनी रेस्क्यू वहां पे पहुंचेगा, जिस तरह एनडीआरएफ और आईटीबीपी और आर्मी के कुछ जवान, उसके साथ साथ जो है पुलिस विभाग और वन विभाग, ये सभी टीमें जो है पैदल जा रखी है और वो वहां पे रेस्क्यू करेगी, उनको सर्च करेगी, क्योंकि वो एरिया बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र है। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो है कोहरा सबसे ज्यादा होता है, हाइट में 4000 की फीट में पड़ता है, तो वहां पे कोहरा सबसे ज्यादा है। तो उन लोगों को ढूंढना थोड़ा कठिन है। मगर फिर भी जो यहाँ पे जो आपदा प्रबंधन की टीम है, रेस्क्यू टीम है, सर्च पूरी तरह से मौजूद और लगातार युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी खुद आपदा प्रबंधन टीम कंट्रोल रूम में बैठ के जो है पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इस समय थोड़ा मौसम खराब है, इसलिए जो हेली व्यवस्था, जो हेली का जो सर्च ऑपरेशन था, उसे रोक दिया गया है। मगर पैदल रेस्क्यू अभी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और राहत की बात यह है कि 6 लोग बताए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन क्योंकि 22 के आसपास की संख्या थी, ऐसे में महावीर वहां पर ग्राउंड जीरो पर कितनी तत्परता और तेजी आप देख रहे हैं रेस्क्यू के लिए?
बिल्कुल, जब ये सूचना कल जो है आपदा प्रबंधन को दी गई थी, जो ये ट्रैकर एसोसिएशन है उनके द्वारा जैसी आपदा प्रबंधन को सूचना दी गई थी, उसके बाद जिलाधिकारी रात को ही एक्शन मोड पे आ गए थे। तो उन्होंने रात को ही एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई। उसके बाद जो है मुख्य सचिव, जो आपदा प्रबंधन सचिव, उनको भी सूचना की थी। उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से जो नेवी के जो इनके एयरफोर्स है उनसे भी संपर्क किया था। तो सुबह जो है हेलीकॉप्टर टाइम से पहुंच गए थे, मगर उन्होंने फिर भी रेस्क्यू किया और जो 11 लोग जो है उनको सुरक्षित निकाल के, कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो भी पैदल शिला के लिए आ रहे हैं, वो रास्ते में है और जो गाइड है उनके साथ में है, मगर जो 4 लोग हैं उनका भी पता नहीं लग पा रहा है। मगर पुलिस प्रशासन से लेकर जो है आपदा प्रबंधन की टीम में पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो है अभी रेस्क्यू जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है। और कुछ ही समय बाद निश्चित तौर पर जो 4 लोग हैं, सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि वो 4 लोग सुरक्षित होने चाहिए। जिस तरह से 5 लोग तो निश्चित तौर पर डेड बॉडी मिल चुकी है, वो जो वहाँ पे डेथ हो गए हैं, मगर उसमें से जो 4 मिसिंग है वो सुरक्षित होने चाहिए। जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो इस समय रेस्क्यू पे जारी है। भले मौसम विभाग थोड़ा सा यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, मगर जो पैदल रेस्क्यू है अभी भी जारी है और वो लोग पहुंचने वाले कुछ घंटे बाद। जो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि ऊपरी जो इलाका होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जो 4000 की फीट में है वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे जाने में थोड़ा कठिन है। मगर जो एक्सपर्ट टीम है जो यहाँ से भेजी गई है, वो सारी एक्सपर्ट टीम है, उसके साथ एनआईएम की भी टीम साथ में भेजी गई है, पुलिस विभाग है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सभी को वहाँ पे भेजा गया जो पैदल मार्ग में। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है सफलतापूर्वक, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया महावीर, नजर बना के रखिएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी जीत पर हरिद्वार की जनता का आभार जताया है। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट से जिस प्रकार से 1,64,000 वोटों से जीत दर्ज की है, हालांकि भाजपा ने एक बार फिर से जो है हैट्रिक जो है उत्तराखंड में लगाया है, 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। क्या लगता है सर, जो अभी 5 सीटों पर जो रुझान उत्तराखंड का आया, हैट्रिक जिस प्रकार से लगाए और हरिद्वार से आपने जीत भी दर्ज की है, किस तरीके से? देखिए, पूर्वानुमान था कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा ये भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। थोड़ा हरिद्वार लोकसभा में जो सामाजिक ताना बाना है थोड़ा भिन्न तरह का है, तो कुछ लोग उस पर आशंका भी करते थे, लेकिन मैं आश्वस्त था, क्योंकि राज्य में विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के नाते मुझे काफी नजदीक से हरिद्वार जनपद को जानने का मौका मिला और वहां पर काम करने का भी मुझे मौका मिला है। तो मुझे विश्वास था कि हम अगर वर्स्ट कंडीशन भी हुई तो 1.5 लाख वोट से तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास था और उससे अधिक वोटों से हम जीते हैं। मैं हरिद्वार लोकसभा की जनता का बहुत आभारी हूँ। देहरादून की जो 3 लोकसभा सीटें हैं, हरिद्वार नगर लोकसभा है, रानीपुर है, इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जिताया है। चाहे रुड़की हो, खानपुर हो, वहाँ पर भी हम चुनाव जीते हैं। हरिद्वार ग्रामीण में हम चुनाव जीते हैं और बाकी 2 विधानसभाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हम जो लगता था कि इतना वोट का अंतर रह सकता है, तो वो पूर्वानुमान था। लेकिन कुल मिलाकर मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ की जनता का, मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर सवाल उठाती थी, आज जब एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जब मुकाबला हुआ तो इंडिया अलायंस भी काफी सीटें लाई है, तो आज ईवीएम को लेकर चुप दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 5 सीट पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, आज चुप्पी नजर आ रही है। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हम उन मशीनों पर अपनी नाकामयाबी को थोप देते हैं जो बोल नहीं सकती, और ये प्रमाणित है कि ईवीएम मशीनें बहुत सही जजमेंट देती है, उनमें कोई इस तरह की गड़बड़ करने की कोई आशंकाएं नहीं है। ये साबित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर उसकी सत्यता प्रमाणित की है, और इसलिए इस तरह के आरोप लगाते हैं, वही कि नाच ना जाने अंगन टेढ़ा वाली जैसी स्थिति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उसका अलावा कुछ नहीं है। इस तरह का दोषारोपण करते समय जरूर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड की 5 सीटों की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 3 बार हैट्रिक का जिस प्रकार से उत्तराखंड यहाँ पर हैट्रिक मार के आई, ऐसे में जो ऐतिहासिक जीत है इसका प्रभाव क्या देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री के जो केंद्र सरकार की योजनाएं? निश्चित रूप से देखिए,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिमालय से लेके और समुद्र के तट तक, कच्छ की खाड़ी हो या जो नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, कोने कोने तक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। और उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने तक या तो पहुंच गई है, वहां से उसके सांसद पहुंचे हैं, या फिर उसने वहां पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की 10 वर्षों के कार्यकाल की एक बड़ी सफलता है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये सोचती थी कि क्या नॉर्थ ईस्ट में भाजपा जीत सकती है, या साउथ के राज्यों में भाजपा जीत सकती है, या भारतीय जनता पार्टी वहां इस मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। आज वो सब साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए थे। ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो कि आज हरिद्वार लोकसभा सीट से 1,62,000 वोटों से जिस प्रकार से उन्होंने जीत दर्ज की है। उनका ये कहना है कि जो काम मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं हो पाए, उन कामों को जो है हरिद्वार के अंदर जो है किया जाएगा। साथ ही हरिद्वार को जो है धार्मिक नगरी को ध्यान में रखते हुए जो है उसका डेवलपमेंट जो है किया जाएगा। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, एनडीए को बहुमत मिलने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर खुशी मनाई गई। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने देश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नैनीताल लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जी जान लगाकर काम किया है, जिसका परिणाम हमें मिल पाया है। इस देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। मैं देश की जनता का धन्यवाद देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री बन पाते जब हम अपने अपने सांसद को जिताते। यहाँ नैनीताल लोकसभा के क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलकर कमल के फूल के लिए काम किया। बीती रात मुख्यालय पौड़ी से सटे बिंजवाड़ी गांव के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो दूसरे घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार वाहन रात्रि 12 बजे के करीब बिंजवाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रात्रि के समय स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनी तो वो अपने घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सदर अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कल रात 1:15 बजे तक हमारे पास 2 एक्सीडेंट केस आया था। उसमें एक मौत हो गई, एक दूसरे को हमने दूसरे सेंटर हायर सेंटर रेफर किया। दूसरा व्यक्ति का सिर पे चोट लगा, मुंह से ब्लीडिंग हो रहा था, इतना स्टेबल नहीं है पेशेंट, इसलिए हमको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। उनका ज़्यादा खून बह गए थे, उनका पेट में खून कलेक्ट हो गई, उनका रिब्स टूट गई। जब इधर आया पेशेंट स्टेबल नहीं, हमने बहुत गत रात्रि 12 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। तो उसमें जो है एक सत्यखाल रोड पर सिलेरियो गाड़ी जो है गिरने की सूचना थी। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जो है एन के भट्ट जी मौके पर तुरंत पहुंचे और साथ ही स्थानीय युवक पहुंचे और हमारी फायर सर्विस की टीम पहुंची। उक्त सूचना पर पता लगा कि एक सिलेरियो गाड़ी 100 मीटर गहरे खड्ड में गिरी, जिसमें 2 युवक सवार थे, एक अरुण और एक दिवाकर नौटियाल। तो दोनों युवकों को रेस्क्यू किया गया। समयबद्ध तरीके से 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया और वहां पर अरुण की जो है मृत्यु हो गई, जो ग्राम गैंड के निवासी थे और लिपिक के पद पर कार्यरत थे। दूसरे युवक दिवाकर नौटियाल को जो है श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रेफर किया गया।
तो सड़क हादसे में युवक की मौत का ये गंभीर पूरा मामला था। बढ़ते हैं आगे, जहां क्रोंच पर्वत के शीर्ष पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में 11 दिवसीय महायज्ञ और ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ वेद ऋचाओं के साथ हो गया है। 11 दिवसीय महायज्ञ और ज्ञान यज्ञ के आयोजन से क्रोंच पर्वत तीर्थ का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। महायज्ञ के पावन अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर विश्व समृद्धि और क्षेत्र के खुशहाली की कामना की। 11 दिवसीय महायज्ञ और ज्ञान यज्ञ में आगामी 14 जून को बीहड़ चट्टानों के मध्य से भव्य जल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा तथा 15 जून को पूर्ण आहुति के साथ महायज्ञ और ज्ञान यज्ञ का समापन होगा। तो देखिए, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। 15 जून को पूर्ण आहुति के साथ महायज्ञ का समापन होगा। तो क्रोंच पर्वत पर 11 दिन तक ये महायज्ञ चलने वाला है और इसके लिए उत्साह श्रद्धालुओं की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं इस महायज्ञ के लिए। और आने वाले 11 दिन तक ये महायज्ञ जारी रहेगा। 15 जून को पूर्ण आहुति के साथ पूरे विधि विधान के साथ इस महायज्ञ का समापन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज ज्योतिर्मठ पहुंचे और इसके बाद वो आज बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर बीकेटीसी के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं जोशीमठ में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होगा। 6 जून से 12 जून तक होने वाली श्री राम कथा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक रामचरितमानस का मूल पाठ और दोपहर 2 बजे से श्री राम कथा होगी।